Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement from question number 28. So let's get started. गुडविल गुडविल हमें गिवन है प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की, दोनों ईयर्स की हमें गिवन है। और गुडविल क्या होती है? इंटैंजिबल एसेट होती है। तो गुडविल क्या हो रही है स्टूडेंट्स? पिछले साल 1 लाख की थी, अब हो गई है 75,000 की, तो कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि गुडविल क्या हो गई? एमोटाइज्ड हो गई है, क्योंकि टैंजिबल एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं तो इनटैंजिबल एसेट्स एमोटाइज्ड हो जाते हैं। देन हमें पेटेंट्स के बारे में बता रखा है कि पेटेंट्स 75,000 के थे और अब कितने के हो गए स्टूडेंट्स? 1 लाख के हो गए हैं पेटेंट्स। तो इट मीन्स ये पेटेंट्स क्या हो गए? बढ़ गए हैं। इट मीन्स हमने पेटेंट्स क्या कर ली हैं? परचेज कर ली हैं। तो जहाँ तक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम दो ही चीज़ें मेनली इंक्लूड करते हैं। सेल वाला अमाउंट प्लस कर देते हैं और परचेज वाला अमाउंट हम माइनस कर देते हैं, राइट। और बाकी इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे परचेज हो रहा है तो ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा, ठीक है। लैंड की बात करें तो पिछले साल 1 लाख का था, अब 90,000 का हो गया। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? कम हो गया। कितने अमाउंट से कम हो गया है? 10,000 से कम हो गया है। इट मीन्स इसकी सेल हो गई है, तो ये हम प्लस कर देंगे। देन फर्नीचर के अमाउंट में क्या हुआ है? 21,000 का फर्नीचर था, अब 2,46,000 का हो गया है। तो मतलब क्या हुआ है कि बढ़ गया है अमाउंट पिछले साल से इस साल तक आने में। तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया? परचेज हो गया है। और परचेज वाला अमाउंट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। देन प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं अगर, तो वो 2 लाख की थी और 2 लाख की ही रह गई है। तो इसमें कोई भी जो है डिफरेंस नहीं आया है। तो इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब ना हमने कुछ सेल करा है अभी अमाउंट, ना ही हमने कुछ परचेज करा है प्लांट एंड मशीनरी में। देन हमें क्या बोल रखा है कि इन्वेस्टमेंट क्या थी? 2 लाख की थी, अब 1,80,000 की हो गई है। अगर हम अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ना जाएं और सिर्फ इतने ही पार्ट के ऊपर ध्यान रखें, तो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि अब 20,000 से कम हो गई है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 20,000 की ना सेल हो गई होगी, राइट। फिर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता भी रखा है कि इसको सोल्ड करा है बुक वैल्यू पे। मतलब ना आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, ना ही कोई लॉस हुआ है, सिंपल हमने उसको सेल कर दिया तो 20,000 की सेल हो गई है, ठीक है। तो सेल वाला अमाउंट प्लस हो जाएगा। एक्रीड इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट्स पे बता रखा है यहाँ पे 6,000 का। बट स्टूडेंट्स देखिए, एक्रीड इंटरेस्ट का मतलब वो होता है जो इंटरेस्ट अभी हमें रिसीव हुआ नहीं है, होना है, हमारा एसेट में काउंट होता है। वो बात तो समझ आ गई। बट इन्वेस्टमेंट देखिए 10% के हमें ना मिलना चाहिए था। देखिए रेट साथ में लिखा हुआ है ना 10%, मतलब इन्वेस्टमेंट्स पे 10% का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर हम पहले ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमें मिलना कितना चाहिए था। फिर हमें पता लग जाएगा कि उसमें से 6,000 का एक्रीड है तो कितना रिसीव हो गया, और सिर्फ रिसीव वाला अमाउंट ही हम ऐड करते हैं। अब देखिए कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम क्यों परचेज का अमाउंट माइनस होता है, सेल का अमाउंट प्लस होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी इनफ्लो होगा वो हम प्लस करेंगे और जो भी आउटफ्लो होगा उसको हम माइनस करते हुए चलते हैं। तो जब एसेट परचेज होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स की कैश जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में से चली जाती है। तो कैश जाती है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा होता है, तो हमें परचेज के टाइम पे माइनस करना पड़ता है। और जब हम सेल करते हैं तो एसेट तो चले जाते हैं बट कैश का इनफ्लो हो जाता है हमारे पास। तो दैट केस में हम उसको प्लस कर देते हैं। सेम वे में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ रिसीव होगा वो ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं। एक्रीड इंटरेस्ट तो बैलेंस शीट में चला जाता है। रीज़न ये होता है कि वो हमारे पास कैश में रिसीव हो गया, इनफ्लो हो गया, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा था पेटेंट्स के बारे में, क्योंकि स्टूडेंट एमोटाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है, इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो सबसे पहले पेटेंट्स का हमने क्या देखा था? परचेज हो रहे थे पेटेंट, तो कि इंक्रीज हो गए थे। तो क्या था वो? परचेज ऑफ पेटेंट्स, राइट। तो कितने परचेज हुए थे हमने लेस करके हम अमाउंट निकालेंगे। तो जब आप 1 लाख में से 75,000 को लेस कर देंगे तो 25,000 का आ जाएगा, और परचेज है इसीलिए माइनस में आएगा। देन लैंड की बात करें तो लैंड क्या हो रहा था? कम हो रहा था 10,000 से, इट मीन सेल हो गई है। तो सेल ऑफ लैंड, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला अमाउंट 10,000 का ये ऐड हो जाएगा। फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर स्टूडेंट 21,000 का था, फिर 2,46,000 का हो गया, तो बढ़ गया, इट मीन्स परचेज हुआ है। तो परचेज ऑफ फर्नीचर, तो अगर आप लेस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट है स्टूडेंट वो 2,25,000 का आएगा, और परचेज है तो माइनस में जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना सेल हुआ ना परचेज हुआ, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद आपको बता रखा है इन्वेस्टमेंट्स का। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, अब 1,80,000 की हो गई है, तो इट मीन्स 20,000 का क्या हो गया? सेल हो गई है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उसने बोला है कि बुक वैल्यू पे सोल्ड हुआ है, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, इसके रिलेटेड हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन नहीं है। अब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
की बात करते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ रिसीव वाला इंक्लूड करेंगे, तो हम वो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है कितना, राइट। तो वो कितना देखिए 2 लाख की थी हमारे पास इन्वेस्टमेंट, उस पर हमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें इसके हिसाब से हमें 20,000 का इंटरेस्ट मिलना था। अब वो बोल रहा है एक्रियूड इंटरेस्ट जो अभी रिसीव हुआ नहीं है, तो अगर हम इसमें से एक्रियूड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितना इंटरेस्ट हमें रिसीव हो चुका है। तो अगर मैं इसमें से 6,000 माइनस कर दूँ तो जो 14,000 आया है, ये वो वाला इंटरेस्ट आया है जो रिसीव हो चुका है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो इट मीन्स इससे कैश में इनफ्लो हो चुका है। ये वाला हम बैलेंस शीट में जाके ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि हमने 11th क्लास में भी देखा है, ठीक है ना। तो हमें अब ये वाला अमाउंट की यहाँ पे नीड पड़ेगी जो हमें वर्किंग नोट में यहाँ पे निकालना पड़ा। तो अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो कि है 14,000 का। ओके, तो अब हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो बस अब ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अमाउंट जो है वो आ रहा है 2,06,000 का, और नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये आ जाएगा नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए 29 क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। देखिए 29 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, परचेस्ड और सोल्ड का हमें अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली उन्होंने आपको बता दिया। देखिए मशीनरी परचेज हो रही है, परचेज वाला अमाउंट सारा आप माइनस कर देंगे और सोल्ड वाला अमाउंट हम ऐड कर देते हैं। तो 2 लाख ऐड हो जाएगा और 6,20,000 माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स 2,40,000 की परचेज हो रही हैं, माइनस हो जाएंगी। 80,000 की सेल हो रही हैं तो ये प्लस हो जाएंगी, ठीक है। गुडविल का अमाउंट आपको क्या बता रखा है 1 लाख का। तो स्टूडेंट्स ये परचेज हुई है, एमोटाइजेशन नहीं हुई है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पिछली बार तो इंक्लूड किया नहीं गुडविल, इस बार क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। रीजन इज यहाँ पे परचेज हो रही है, वहाँ पे एमोटाइज हो रही थी, परचेज वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। देन पेटेंट्स का अमाउंट क्या था, देखिए सोल्ड किया है सिर्फ, तो ये सिर्फ 1,50,000 माइनस होगा। साथ ही साथ ना स्टूडेंट्स हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी पॉइंट गिवन है। सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 8,000। तो हमें अब इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखी थी ना डिबेंचर्स में, उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कैश का इनफ्लो हो चुका है, ठीक है ना। तो कैश का इनफ्लो हो चुका है, इट मीन से 8,000 वाला अमाउंट तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है, एक्रियूड नहीं करना। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स जो हमने इशू किए थे उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे किया, जो कि हमने 20,000 का इंटरेस्ट पे किया है। तो भाई डिबेंचर इशू हुए थे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। देन डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर से, तो इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे की हुई थी, वहाँ पे हमें क्या हुआ है डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो ये हम ऐड कर देंगे 20,000 का अमाउंट। डिविडेंड पे किया है हमने इक्विटी शेयर कैपिटल पे 30,000 का, तो अगेन स्टूडेंट्स ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देन फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज एंड वॉज लेट आउट फॉर कॉमर्शियल यूज, रेंट रिसीव 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो बाकी जो भी गिवन था वो सब हमारे यूज़ का नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि रेंट रिसीव हुआ है, इट मीन्स कैश का इनफ्लो हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट हुआ ये। तो हम ये 50,000 वाला अमाउंट जो है वो प्लस कर लेंगे। चलिए एक एक करके करते चलते हैं। सबसे पहले हम जो परचेज वाला अमाउंट है सारा वो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, मशीनरी परचेज का अमाउंट था, उसे माइनस कर लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी जो कि थी 6,20,000 की, ये वाला अमाउंट लेस हो जाएगा, तो कि परचेज वाली सारी चीज़ें लेस होंगी। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये वाला अमाउंट भी हम माइनस कर देंगे जो कि है 2,40,000 का, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज़ क्या माइनस होने वाली है, गुडविल वाली। परचेज ऑफ गुडविल, देखो है तो हमने गुडविल वाले चैप्टर में देखा था कि परचेज गुडविल होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा ना, तो वो आ गया। अब आगे अब हम सेल वाले पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले सेल हो रही है मशीनरी की, तो वो वाला हम अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे। सेल ऑफ मशीनरी 2 लाख। उसके बाद क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स की सेल हो रही है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्या अमाउंट है 80,000 का, ये वाला अमाउंट हम इंक्लूड कर देंगे। देन पेटेंट सोल्ड हो रहे हैं, सेल ऑफ पेटेंट्स, तो वो वाला अमाउंट भी ऐड हो जाएगा, तो कि सेल वाला सारा अमाउंट ऐड हो जाता है। तो सेल ऑफ पेटेंट्स इज 1,50,000, ठीक है। अब इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है डिबेंचर्स पे 8,000 का, तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, तो कितना रिसीव हुआ था 8,000 का,
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट पे किया है 20,000 का, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इंक्लूड नहीं होगा। फिर डिविडेंड रिसीव हो रहा है 20,000 का, तो ये वाला अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, क्या अमाउंट बता रखा है हमें, 20,000 का। ठीक है। थर्ड में बोल रखा है डिविडेंड पे किया है, अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड देन लास्ट वाले पॉइंट में रेंट है, रेंट रिसीव्ड जो कि 50,000 का बता रखा है, तो कैश का इनफ्लो हुआ है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 4,52,000 आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। इट मीन्स ए नेट कैश यूज्ड आया है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, हमें दोनों ईयर का यहाँ पे बैलेंस गिवन है। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट इन लैंड, इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की थी, 3 लाख की रही है। ठीक है। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 1,50,000 के थे, 1,50,000 के ही रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें 50,000 की थी, पर अब 80,000 की हो चुकी हैं। तो ये जो बीच का अमाउंट है ये क्या है, लग तो यही रहा है कि भाई इन्वेस्टमेंट ना सेल हो गई है। बट देखा जाए तो स्टूडेंट, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें और कुछ भी गिवन हुआ तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर नहीं गिवन हुआ तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। देन प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख की थी, तो अब हो गई हैं 7,50,000 की। ओके। देन पेटेंट्स भी हमें गिवन है 1 लाख के थे, अब 70,000 की हो गई, और गुडविल 1 लाख की थी, अब 1,50,000 की हो गई है। पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में काफ़ी कुछ गिवन है, तो पहले वो कंसिडर करते हैं। सबसे पहले गिवन है कि अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस एंड द रेंट रिसीव्ड वॉज 20,000। तो ये तो हमें रेंट रिसीव का अमाउंट बता रखा है। ठीक है। देन हम प्लस कर देंगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट 12%। तो स्टूडेंट से जो डिविडेंड रिसीव हुआ है दामोदर लिमिटेड से हमें, तो ये था ना दामोदर लिमिटेड के शेयर 1,50,000 के, तो इसके हमें हम लोग क्या करेंगे 12% निकालेंगे, और वो जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कि रिसीव हुआ है तो कैश का इनफ्लो हुआ है। ठीक है। देन पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, मतलब पेटेंट एमोटाइज का अमाउंट आपको यहाँ पे गिवन है, और साथ ही साथ में ये भी बताया है कि 10,000 के प्रॉफिट पे वो सोल्ड किए गए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है। अब यहाँ पे हमें सेल वैल्यू नहीं बताई है, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट बता दिया है, तो इट मीन्स पेटेंट का अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो कि काफ़ी चीज़ें हो गई, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन का अमाउंट, प्रॉफिट का अमाउंट, तो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। देन अ मशीन कॉस्टिंग 80,000। अब देखिए, अब बात आती है मशीनरी की। अगर हम डायरेक्टली कर लेते अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना होता, बट यहाँ पे है तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखिए एक मशीनरी थी जो कि 80,000 की थी, जिस पे इतना डेप्रीसिएशन लगा था, उसे हमने 35,000 में सोल्ड कर दिया है, और पूरे साल में इतनी डेप्रीसिएशन लगी है। अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फिर 12% इन्वेस्टमेंट परचेज हुई, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे सोल्ड कर दी गई। अगेन हमें सेल वैल्यू नहीं गिवन है, बट प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स का, मशीनरी का, पेटेंट्स का, इन तीनों चीज़ों का हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है। राइट, यही हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपको इस चीज़ में डाउट होता है ना कि कब अकाउंट प्रिपेयर करना है, कब नहीं करना है, तो अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ-साथ और भी कुछ गिवन हो, तो हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट जो था इन्वेस्टमेंट्स पे वो ड्यूली रिसीव हो गया है, मतलब कुछ भी एक्रूड नहीं रहा है। चलिए, अगर सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट्स कितने के गिवन है, 50,000 का है ना ओपनिंग बैलेंस, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और 12% हमें रेट बता रखा है। तो 50,000 का आप 12% निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। कैसे आया, 50,000 का 12% किया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गए, 12 5 ज़ा 60 और 2 जीरोस आ गए, तो 6,000 का अमाउंट आ गया। ठीक है। जो वो बोल रहा था कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूली रिसीव हुआ है, तो 6,000 का ये इंटरेस्ट आ गया है, जो हम ऐड कर देंगे। अब हम बनाते हैं पेटेंट्स अकाउंट, है ना। पहले सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, आफ्टर वर्ड्स हम चीज़ें वहाँ पे डालना शुरू करेंगे। पेटेंट्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं। ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, डेबिट साइड पे होगा, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 31 मार्च 2020 मतलब 1 अप्रैल 2020, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, जो कि हमें गिवन है 1 लाख का। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम क्लोजिंग बैलेंस देखें, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो पेटेंट्स का को कितना गिवन है, 70,000 का। ठीक है। अब और क्या क्या चीज़ें हमें गिवन थी, थर्ड पॉइंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हमें चीज़ें यहाँ पे गिवन है। देखिए, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, तो हमें एमोटाइज का अमाउंट गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा ना बाय P&L अकाउंट, जो कि रिटर्न ऑफ है।
ठीक है, डेप्रीसिएशन नहीं लगती है। ठीक है, ये रिटर्न ऑफ की वैल्यू होती है जो कि हमें 20,000 की डायरेक्टली बता रखी है। ठीक है, फिर सम पेटेंट्स वर सोल्ड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए क्या होता है ना कि वैसे तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि हमें ना यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर परचेज की निकल के आती है। पर अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 का। इट मीन्स परचेज तो कुछ नहीं हुआ है, सेल ही हुई है, तो यहाँ पे भी सेल की ही बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लैरिफाई हो गई कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो सेल की आएगी। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा है ना, पेपर में भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि हमारा आंसर रॉन्ग तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए, उसने सिर्फ ये बताया था प्रॉफिट हुआ है, तो जब प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट साइड पे आ जाता है, तो टू पीएनएल अकाउंट ये हमें प्रॉफिट हो गया है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 10,000 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट करके सेल का अमाउंट निकल के आ जाएगा। बाय बैंक अकाउंट ये सेल आएगी और ये जो सेल का अमाउंट आएगा ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? ये आ रहा है 20,000 का। तो अगर अब हम इसको सॉल्व कर लें तो दोनों साइड का जो टोटल है वो 1,10,000 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, है ना। और सारे रीजंस तो आपको क्लियर ही होंगे कि रिटर्न ऑफ होने से कम हो रहा है, सेल से कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे आता है। और परचेज डेबिट साइड पे इसलिए आती है क्योंकि उससे वो बढ़ जाता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लॉस होता है तो इधर आ जाता है, प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे आएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट के। ठीक है, तो ये भी हमारी एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट साइड पे ही आएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 50,000 का, और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो कि है 80,000 का। ठीक है, अब हमें क्या क्या देखिए स्टूडेंट, अब इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट 50,000 से 80,000 का हो गया है, तो इतना समझ आ गया कि यहाँ पे परचेज तो हुआ है। अब देखिए क्या क्या गिवन था हमें, नीचे देखिए इन्वेस्टमेंट्स वाला हमारे को फिफ्थ वाला पॉइंट गिवन है। देखिए उसमें तो उसने हमें डायरेक्टली ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही बता दिया है कि परचेज किया है हमने 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट परचेज करी गई है। ठीक है, तो जब परचेज का अमाउंट गिवन है इट मीन्स भाई परचेज का अमाउंट तो पक्की बात है कि बैलेंसिंग फिगर नहीं आने वाली, तो कि वो तो हमें उसने क्वेश्चन में ही बता दिया। इट मीन्स बचा क्या? सेल। तो ये 1 लाख की तो परचेज बता दी। फिर उसने बताया सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। अब सेल वैल्यू नहीं गिवन है बट प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, तो पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट का अमाउंट डाल सकते हैं हम 10,000 का, और वही लॉस होता तो क्रेडिट साइड पे आ जाता। मैं क्यों बोलती हूँ बार बार, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, आप भूले ना। ठीक है ना, उसके बाद हमने प्रॉफिट का अमाउंट डाल दिया। फिर अब क्या है कि बैंक अकाउंट में सेल की जो है वो बैलेंसिंग फिगर डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो बाय बैंक अकाउंट जो कि सेल होगी वो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली निकल के आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर जो कि 80,000 की आ रही है। और अब इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की तरफ। राइट, तो प्लांट एंड मशीनरी अगेन क्या है? एसेट है, और जब एसेट होता है उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे ही आएगा, तो इस साइड आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि हमें गिवन था यहाँ पे देखिए 6 लाख का। और यहाँ पे आप डाल दीजिए क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन जो कि हो जाएगा 7,50,000 का। ठीक है, फिर हमें क्या क्या गिवन था स्टूडेंट्स, देखिए कॉस्टिंग 60,000 थी और डिप्रिसिएशन उस पर 30,000 का दिया गया है। देखिए क्या बोला उसने आपको, कॉस्टिंग 80,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 30,000। तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, तो कॉस्ट कितनी थी 80,000 की, उस पर हमने डेप्रिसिएशन दे दिया 30,000 का, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची है 50,000 की। ठीक है, अब हमने उसको सोल्ड कितने पे कर दिया है 35,000 पे, तो उसने हमें सेल वैल्यू बता दी है, सेल वैल्यू है 35,000। तो स्टूडेंट्स वैल्यू इतनी बची थी, आपने सेल कम पे किया है, इट मीन्स आपको लॉस हुआ है। और लॉस का अमाउंट कैसे निकल के आएगा, 50,000 माइनस 35,000 कर देंगे, तो ये 15,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। फिर से देखिए जब हम कॉस्ट में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करी तो हमारी बुक्स में तो उसकी ये वैल्यू बची है, बट हमें उसे सोल्ड लॉस पे करना पड़ा 35,000 पे, तो लॉस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 15,000 की, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे भी है इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैं जो ये लॉस का अमाउंट लिख रही हूँ ये वहीं से ही आया है। ठीक है, बाय पीएनएल अकाउंट ये हुआ है लॉस। ठीक है, कितने का लॉस अभी हमने निकाला है 15,000 का। देन हमें स्टूडेंट क्वेश्चन में बता रखा था डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 70,000 की, तो बाय डेप्रिसिएशन 70,000। ठीक है, फिर देखिए सेल की भी तो हमें वैल्यू उसने बता दी ना, बाय बैंक सेल, सेल उसने कितने की करी है 35,000 की, लॉस का अमाउंट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो इट मीन्स क्या हुआ कि टोटल जो हमारी मशीनरी चली गई है वो तो गई है, ठीक है ना, कितने की चली गई है हमारी मशीनरी 50,000 की,
है ना, वो यहाँ पे टोटल करके निकल के आ ही गया है वैसे भी। ठीक है, तब हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तब हमारे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट में करके परचेज़ की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट, परचेज़ है ये, बैलेंसिंग फिगर। तो कितने की आई है? 2,70,000 की। अब हम अकाउंट को क्लोज़ कर सकते हैं और क्लोज़ करके दोनों साइड का टोटल आएगा 8,70,000। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।